मॉर्निंग विद फराह। ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज मारूफ शायर शकील जाजिब साहब हमारे मेहमान हैं और उनकी बेगम साहिबा शबाना शकील भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें शबनम कहते हैं प्यार से। अच्छा भाभी, मैं जानना चाहूँगी कि सरकारी अफसर में बड़ी अक्कड़ शक्कड़ होती है, थोड़ी मतलब बड़ी उनकी एक आदत होती है, तो आप हाँ, उनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा शेर कहा हुआ है। अच्छा वो बताए ना, कौन सा? वो औकात वाला। अच्छा नहीं, वो तो इनके लिए कहा हुआ है। वो अक्कड़ शक्कड़, यानी वो मेरे सामने का आपने कहा। मैं जो आपे से हुआ, हमारे मैं जो आपे से हुआ फिरता हूँ बाहर जाजिब, हाँ उससे मिलता हूँ तो औकात में आ जाता हूँ। मैं भी इनकी शायरी में से ना जो शेर मैं कहती हूँ कि भी है मजाक जब थोड़ा सा बिगड़या हुआ है या कुछ इस तरह, हाँ। फिर मैं वो निकाल के रख देती हूँ। मैं कहती हूँ ये देखे इतने जज्बे का और इतना प्यारे तरीके से शायरी करना, ये फीलिंग्स आपके अंदर है, हाँ। तो फिर आप ये बिहेव क्यों? हाँ कर तो रहे हैं, फिर इसको फिर थोड़ा- ठीक हो जाते हैं, सिर्फ एक बात से ही ठीक हो जाते हैं। मैंने कहा ना बहुत मासूम है। हाँ, अच्छे इंसान है ना, अच्छे इंसान की है। यही वो होती है मासूम कि होता जरा सी भी जो तंबी होती है उसको हाँ, समझ लेता है। बिल्कुल। और अच्छा, अच्छा, ये कि भी जो कह दिया यानी वो उस पर यकीन करना चाहिए। मैं तो बाकियों के लिए भी कहूँगी कि जो ये कहते हैं, हाँ जो जी। चीज़ इनकी है ट्रस्टेबल। मैं नहीं आपको कह रही, हालांकि हाँ। मेरी मुलाकात बहुत कम है, लेकिन इंसान जिस इंसान की रूह और बिल्कुल। ज़मीर जिंदा हो ना, वो इंसान बहुत कीमती होता है। कीमती होता है। अच्छा भाभी, मुझे ये बताइएगा कि एक सरकारी अफसर ऊपर से शायर, तो मेरा ख्याल है घर में आपको तो नहीं मिलते होंगे ये। हाँ, ये मसरूफियत ही भी है। बहुत- मसरूफियत तो इनकी बहुत रहती है, रिकॉर्डिंग्स, मीटिंग्स, ऑफिशियल, फिर मुशायरे, ये सारी चीज़ें। फिर वही वाली बात है कि भी वो पढ़ा लिखा एक सब्र कि भी वो क्या कहते हैं, वो अपना टाइम भी आएगा, तो फिर उसके बाद फिर ये कि फिर टाइम मिल जाता है। अगर कोई इंसान मसरूफ है कंस्ट्रक्टिव किसी काम जी, में, जी। वो उसको कोई गलत उसका वो मसरूफियत नहीं है, तो फिर वो तो अप्रिशिएट करती हूँ मैं, मतलब इनका साथ देती हूँ। ठीक है। कि भी अगर आपके पास ये लेकिन टाइम कभी कभी कुशन तो है दुखी हो मेरे- जाती होंगी जी, जी। कि यार मतलब कभी कभी तो इंसान का हो ही जाता है ना पैमाना क्यों नहीं, ऑफ लबरेज। कोर्स होता है कि भी अब थोड़ा बस अब थोड़ा ब्रेक ले लें, कुछ फैमिली को टाइम दे दें, कर दें, लेकिन वो फिर मैनेज हो जाता है। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, आप जो मैंने शुरू में बात की थी नौकरी, और वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया है जो मैं कह रही हूँ, एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज हो जाती है, और फिर शायरी के लिए एक मिजाजी फ़र्क है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे लेके चल असल रहे में हैं साथ? सिविल सर्विसेज में हम देखते हैं ना, सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री में हमें काफ़ी मिसालें मिल जाती हैं। बड़े अच्छे अच्छे लोग जो बहुत बड़े बड़े अफसर रहे हैं, लेकिन वो शायर भी बहुत बड़े थे, बहुत अच्छे, बहुत कमाल शायर। मतलब उनको खाली ये खानापुरी वाले शायर नहीं कहा जा सकता, बड़े शायर थे। मुर्तज़ा बरलास साहब, दोस्तों के हलके में हम वो कज मुकद्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। तो ये एक डायलेमा होता है उस आदमी का, जो शायर भी होता है और वो सरकारी अफसर भी हो। ये उन्होंने ज़ाहिर है किसी एक फ़ेज़ में उन पे ये फ़ेज़ आई होगी तो उन्होंने ये शेर कहा। तो वो होता ही है कि अफसर आपको जो है वो शायर समझता है, लाइट लेते हैं। परवीन शाकिर साहिबा का जी, ये मैं पूरी आगे नज़म उस है तरफ ही आ रहा इसमें। था। और शायर जो होते हैं वो ये समझते हैं कि ये चूँकि अफसर है, हाँ जी। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंस मिल मिल रहा रही है और इसलिए इसको मौके मिल रहे हैं। मतलब मुर्तज़ा बरलास साहब का मैंने जिक्र किया, मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब बहुत बड़े उर्दू के शायर। अच्छा, परवीन शाकिर, मोहम्मद इजहारुल हक बहुत अच्छे शायर, बड़े साहिब उसलूब शायर हैं, साहिब तर्ज। फिर आज की नज़्म के हवाले से हमारा बहुत बड़ा मोतबर नाम डॉक्टर वहीद अहमद, वो सिविल सर्विसेज में रहे। अच्छा, सैयद मुबारक शाह हमारे, वो भी अकाउंट सर्विस के। पंजाबी की हम बात करते हैं तो नजम हुसैन सैयद साहब। अच्छा, फिर महबूब खिज़ा साहब, यानी हत्ता के अदम साहब, अब्दुल हमीद अदम साहब, यानी मिलिट्री अकाउंट्स में ये डिप्टी कंट्रोलर थे। तो वो हमें सरकारी अफसरों के अंदर बहुत सारे शायर मिलते हैं और वो बड़े अच्छे बाकमाल शायर मिलते हैं। क्योंकि देखिए, जो बंदा सीएसएस करके आ रहा है, सीएसएस करने से पहले वो अपने कॉलेज का, अपने स्कूल का, अपनी उस पूरी सोसाइटी का मोस्ट ब्रिलियंट किस्म का स्टूडेंट होता है। ठीक, यानी वो, और सीएसएस भी यानी उसके को 4-5 मराहिल हैं। पहले रिटन का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप अच्छे नंबर लेके पास होते हैं, फिर आपके साइकोलॉजिकल होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर फाइनल इंटरव्यूज़ होता है।
उस सारी असेसमेंट के बाद वो बंदा जो है वो 2 या 300 200 250 की एक स्लॉट होती है जिसमें 15-20 हज़ार बंदे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उसमें से आप पहले 200 में आप आ गए हैं, तो कोई आपके अंदर काबिलियत तो है, तो आप आए हैं। अब आगे ये भी एक खैर एक अलग बहस है कि जी वो ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क के साथ क्या किया, उस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। उस पर ब्यूरोक्रेसी का भी कसूर है, बहुत बड़ा कसूर है, और लेकिन उसके साथ साथ जो है वो हमारे बहुत सारे और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। लेकिन शायरी की जहाँ तक बात करते हैं तो ये जो लोग लिखने पढ़ने में से मुख्तार मसूद साहब थे, वो शायर नहीं थे लेकिन राइटर्स थे, कुदरतुल्लाह शाहब साहब थे, राइटर थे, वो ब्यूरोक्रेट नहीं थे। इस तरह के लोग भी आपको सिविल सर्विसेज में मिलते हैं कि जिन्होंने न सिर्फ ये कि वो ट्रेडिशंस अपनी तहरीरों के अंदर उनको ज़िंदा रखा, बल्कि अपनी सर्विस में भी। पर मुश्किल तो होता होगा ना? यकीनन मुश्किल होता है। देखिए आपको दोनों, आप यानी एक अकेला शायर जो होता है, जो सिर्फ शायर होता है ना, तो वो तो सिर्फ अपनी शायरी के महाज पे लड़ रहा होता है। अब एक अफसर है, उसने दफ्तर के महाज पर भी लड़ना है, फिर वो शायरों के साथ जाके बैठा होगा, तो फिर घर का महाज भी है, तो ये तो चौमुखी इसको कहते हैं, तो वो लड़नी पड़ती है। तो इसलिए कम किताबें आपकी पब्लिश हुई या नहीं? मैं देखिए मैं शायद बहुत ज़्यादा, जिसको वो कहते हैं ना जूद गो, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं शेर उस वक्त कहता हूँ जब बिल्कुल नागुज़ीर हो जाता है। जब शेर अपने आप को खुद कहलवाता है तो मैं शेर कहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे शुअरा ऐसे हैं जो रोज़ाना की गज़ल लिखते हैं, लेकिन रोज़ाना की 10-10 गज़लें लिखते हैं। अभी आप उन्हें कहें तो अभी आपको लिख देंगे। कई एक शायर थे जिनके एक साल में कोई 13 मजमूए आए या 14 मजमूए आए, तो जॉन एलिया ने बड़ा खूबसूरत जुमला उन पे बारे में कहा कि भाई वो कौन सा शायर है जो माहनामा छापता है। तो यहाँ माहनामा छापने वाले शुअरा भी मौजूद हैं। तो वो असल चीज़ ये होती है कि आप जो लिख रहे हैं उसमें आपका, यानी वो जो आपका एक करबे दरूम जिसको हम कहते हैं, या जो आपके एक अंदर की कैफियत है या तड़प है, अगर वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो फिर तो एक वो बस वर्सिफिकेशन है ना। ठीक है। अच्छा सर, वो एक बात हमारी अधूरी है कि जब शादी के लिए आपने इनकार कर दिया। नहीं, इनकार सच नहीं, मैंने इनकार नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि अभी नहीं। अच्छा, लेकिन इसको थोड़ा होल्ड कर लें। एहसास जिम्मेदारी आप में कि पहले बहनों की शादी होनी चाहिए। जाहिर है, वो मैं बड़ा भाई था घर में, और मेरे से बड़ी एक बहन है, वो भी वकील है, और मेरे से छोटी जो बहन है वो भी कुछ साल 2 का फ़र्क है, ज़्यादा वो नहीं है, ये भी वकील है। मैं वैसे भी वकीलों में काफ़ी ज़्यादा घेरा हुआ हूँ, वो डॉक्टर, इसके भाई भी वकील हैं, मेरे कमजुल्फ हैं वो भी वकील हैं, तो खैर ये सारा एक। अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा ये था कि वालिद साहब का उन दिनों थोड़ा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा था। मैं उधर MBBS फाइनल ईयर में था, सॉरी मैंने बल्कि MBBS को मेरे छोड़ने की बड़ी वजह ये भी बनी थी कि मुझे ये पता था कि MBBS को अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो आगे स्पेशलाइजेशन करने में मुझे 4-5 साल और लगेंगे, और मज़ीद 4-5 साल मुझे डिपेंडेंट होना पड़ेगा पेरेंट्स पे। पेरेंट्स की सिचुएशन थोड़ी सी उस वक्त डाउन हो गई थी, तो मैंने कहा कि यार मुझे मेडिकल वैसे भी इतना पसंद नहीं है कि मैं बस वो ये कह लें कि भी जो किस्मत में था, हाँ, वो कि मैं इतना पसंद भी नहीं था कि मैं इसके लिए सारा आगे इतना ऑल आउट जाता। कोई ऑप्शन ना होती तो फिर ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह, अल्लाह ने जिस तरफ रिज़्क लिखा हुआ है। कि जब बेटे ने लिया, अलियान ने एडमिशन, तो इन्होंने कई बार उसे मैंने उसे बिठाया, मैंने कहा देखो, अगर तुम्हें शौक है डॉक्टर बनने का तो फिर तुम जाओ, अगर शौक नहीं है, मेरे या माँ के प्रेशर की वजह से या पीयर प्रेशर की वजह से तुम जाना चाहते हो तो बिल्कुल ना जाओ, जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। मैंने कहा मैं जाके 2 दफ़ा छोड़ा, मैंने पहले फर्स्ट ईयर में छोड़ा, फिर फाइनल ईयर में छोड़ा। ठीक है, फाइनली छोड़ ही दिया। ठीक है। अच्छा, तो वो इसलिए वो जो एक मुझे ये भी था कि मैं एक टाइमली थोड़ा सा मैं कुछ खुद मतलब इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तो वो फिर मैंने यही कहा था कि थोड़ा मैं भी हाथ बटा। लेकिन आपने कोई फरमाइशें वगैरह नहीं वालदा को बताई थी कि ऐसी होनी चाहिए? तो नहीं, मैंने कभी, अच्छा ये मेरा ज़िंदगी में कभी मैंने ये नहीं सोचा। मैं ऑनेस्टली आज शायद मेरे ख्याल ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि मैं जो मेरी होने वाली बीवी है, या मैं अपने वालिदैन को मैं कोई ये फरमाइश करूँगा कि मुझे इस तरह की बीवी चाहिए। मुझे देखिए, अल्लाह ने बनाया हुआ है, अल्लाह के बनाए हुए इंसान। मैंने ये भी इवन उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरा रिश्ता लेकर किसी के घर जाएंगी तो ये नहीं हो सकता कि उसके बाद मैं इनकार करूँ। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि आपने अगर एक दफ़ा हाँ कर दी और उन्होंने अगर हाँ कर दी तो फिर इट्स ओके, फिर इट्स डन। फिर मैं कौन होता हूँ किसी इंसान को रिजेक्ट करने वाला? लेकिन शादी से पहले इन्होंने मुझे देख लिया। अच्छा। और मुकम्मल हाँ होने के बाद नहीं, वो उस वक्त तक तो हाँ वालदा भी हुई थी बाद में। मैं हाँ करने से पहले देखा था ना। जी। यही तो वो कह रहे हैं कि मैं मतलब अगर एक दफा हाँ कर दूं तो फिर तो नहीं। हाँ, लेकिन ये ये आपको कह रहे थे कैसे कि पता? मैं वैसे सोच समझ के हाँ की थी। अच्छा, भाभी कह रही है कि मेरा क्रेडिट है। नहीं, वो इन्होंने बिल्कुल मुझे है। जो देखा। हाँ, कि ये जिक्र होना कैसे चाहिए देखा कि भी था? अगर हुआ। बस वैसे वो ये हमारे actually घर आई थी। मैं इनके घर गई थी। वो जब जिन दिनों ये बातचीत चल रही थी तो ये हमारे घर आई थी। कुछ खाने मामला पीने ऐसा बुला था के। कि भी मैं भी गई, भाई भी, बहन भी, क्योंकि वालदा तो थी नहीं। तो जब हम गए तो उस वक्त नहीं था कि भी मेरा इधर हो इसको नहीं जाएगा पता था, या अलबत्ता मुझे कोई वालदा ने हमारा बता दिया proposal था। चलेगा। तो लेकिन इनकी तरफ पहले डिसाइडेड थी ये चीज़। चल रही थी बात। चल ठीक है, तो आपने इस तरह बहाने से देख लिया। हाँ, मैं भी इत्तेफाक से उस दिन घर ही था। ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला होता है ना कि जी आप फरमाइशें डाल रहे होते हैं कि लड़की में ये होना चाहिए, फलां होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं, देखें कल को आप हमने भी अपने बच्चों का करना है। मेरा ख्याल है कि हमारी भी आपको अगर वो तरबियत इंसान है। आपको इंसान का दिल जो है ना, उसका जो सेल्फ है ना, वो अच्छा होना चाहिए। जी, पर कैसे पता चले कि किस इंसान का सेल्फ अच्छा है? ये आपकी किस्मत है, ये जुआ है। अच्छा। ये वो वाले साहब कहते होते थे कि बेटा शादी जो है ना ये कुएं की छलांग है। अच्छा, लेकिन खुदा ना खासा जैसे आपने कहा कि मैंने कमिट कर दिया, रिश्ता चला गया, अब मैं पीछे नहीं हो सकूंगा, तो खुदा ना खासा भाभी हो ऐसी ना होती, हाँ। फिर क्या करते आप? फिर भी निभाता। अच्छा, ये तय था। ये तय था। That's ये कहने कुछ की चीजें मैंने बातें। जिंदगी में कहने की बातें हैं। नहीं, मेरी तरफ से ना होती, आपकी तरफ से ना? मेरी तरफ से ना होती। किसी और को प्रॉब्लम होती तो वो मैं उसे मजबूर ना करता कि भाई कोई लाजमी मेरे साथ रहे। ठीक है। अच्छा, लेकिन सर ये जो एक अल्लाह ताला, ये बरकत होती है, ये बरकत की एक शक्ल होती है कि घर के अंदर सुकून हो, हम आहंगी हाँ हो। जी, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बरकत भी तभी होती है जब दोनों जो मियाँ बीवी है ना, वो एक दूसरे को समझे, थोड़ा सब्र करे और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे, एतमाद करे, एहसास हो, तो मोहब्बत फिर वही खुद भी खुद चल के आ जाती ठीक है। अच्छा, कभी नाराज़ होते हैं तो फिर कैसे मनाती हैं आप? नाराज़ अगर इनकी तरफ से कोई बात हो तो फिर मैं खामोश हो जाती हूँ, फिर इन्हें खुद ही एहसास हो जाता है। फिर मनाना ऐसे स्पेशल नहीं होता कि सॉरी ये वो, बस ये मुझसे बात करते हैं या कुछ रूटीन में तो मैं देती हूँ, वरना अगर मेरी तरफ से कोई हार्श हो जाए लहजा तो ये वो, तो मैं सॉरी कहती हूँ। अच्छा, आप सॉरी कहती हैं। ये कितना ऑफन नहीं होता है कि आप कुछ कह दें और वो नागवार गुजर जाए कि ये बात ठीक नहीं है या आपने ठीक बात नहीं की? हाँ, तकरीबन आप कह लें कभी कभार बिल्कुल। लेकिन जहाँ दो लोग इकट्ठे रह रहे हैं वहाँ पे तो हाँ, ये होना होता है। जो लोग ये कहते हैं कि जी हमारे दरमियान कभी झगड़ा नहीं हुआ तो उनका मतलब उनके दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। झगड़ा और ये चीज़ें, ये नहीं, झगड़ा एक होता है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा, एक चीज़ होता है कि भी कोई चीज़ अपने तबीयत को टच नहीं की, मजाज को नहीं लगी या वैसे भी लगा है कि ये चीज़ नहीं ठीक नहीं है, तो वो इरिटेट करती रहती है। वो इरिटेशन अपने अंदर रखनी नहीं चाहिए, वो आपस में डिस्कस कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक जरूरी है कि रिजॉल्व अगर आपने चीजें करनी है तो फिर आगे बढ़ जाए। हाँ जी, वो अच्छा discuss भाभी, करते हैं। वालिद के तौर पर कैसा रोल रहा है शकील जाजिब साहब का कि घर में बच्चों की तरबियत में और उनकी ज़िंदगी में इनका किरदार कितना अहम रहा है? माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सेटिस्फाइड हैं हम बच्चे भी, और बहुत लविंग फादर, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनके लिए। और दूसरी बात यह कि अगर कहीं मुझे पता हो कि भी अपनी मसरूफियत की वजह से थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे, तो फिर शायद मेरी तबीयत ऐसी है कि इन्हें झंझोड़ती हूँ कि अब ये चीज़ होने वाली है, बच्चों का ये चीज़ करने वाली है, तो क्योंकि सारे इनका अपना बिजी रूटीन होती है, लाइफ होती है, टच रहते हैं, फिर ये खुद बड़ा दिलचस्पी लेते हैं, यानी वो फिर खुलापुर कर देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अक्सर ये होता है कि मर्द ख़ास तौर पे कामयाबी के अपने ज़ीने तय करते हुए जो फरामोश होती है वो औलाद होती है, ये घर होता है, और उसका खमियाजा उस वक्त भुगतना पड़ता है जब औलाद जवान होती है, जब आप उन पर डिपेंड। तो ये बड़े जिसे कहते हैं बाबख्त लोग होते हैं जो ये गलती नहीं करते। तो आपने ये कैसे मैनेज किया? हमारे वो मैंने जैसे जिक्र किया ना, हमारे सीनियर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भाई भी हैं, शायर भी, इज़हारुल हक साहब। तो मैं वालिद साहब मेरे बीमार हुए तो वो फिर बार बार इस्लामाबाद आना जाना था, तो फिर मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, वो आने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बुज़ुर्गों का ये होता है कि वो अपना घर नहीं छोड़ते। लेकिन बहरहाल उन्हें मैं ले आया, वालदा फौत हो चुकी हुई थी तो वो यहाँ रहे। तो अब उस दौरान में
बच्चों के साथ मतलब बच्चे भी छोटे थे मेरे, तो मैं वाले साहब की केयर कर रहा था जैसे, तो इजहारुल हक साहब 2-3 दफ़ा मेरे साथ आए, तो मुझे कहने लगे कि शकील देखो तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, ये इस वक्त तुम्हें देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो जो तुम इस वक्त करोगे ना, कल को ये तुम्हारे साथ वही करेंगे। वाह। तो ये एक जिसको आप वो कहते हैं ना कि वो बॉटम लाइन है कि आपने जो अपने पेरेंट्स के साथ किया हुआ है ना, आप फिर तैयार हो जाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा उनकी उसमें इंटरफेयर करने का एक ख़ास हद तक, जब तक वो स्कूल की लाइफ है उनकी, हाई स्कूल तक जब तक हैं तब तक आप उन्हें गाइड भी करते हैं, तब तक आप उन्हें थोड़ा उनके मामलात में लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो एक ख़ास एज पे, हम भी उसी एज से गुजर के आए हुए हैं, तो वो फिर उसके बाद उनको हर चीज़ पे इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। आप एक ब्रॉडली थोड़ा सा उनसे कभी कभार हफ्ते महीने में एक आध बार बैठ के उनसे लेकिन मैं मुसलसल करती हूँ। ये तो कहीं अब मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ से अगर कॉन्टिन्यूसली उनके ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया ना, फील हो कि इनकी जरूरत है, फिर इन्हें बुलाती हूँ। ये डांटने के लिए बुलाती हैं इनको आपके? आइए जरा डांटिएगा। वो आज तक मेरे से डांटा नहीं गया उन्होंने। मशवरा लेने के लिए, उसका भी अगर ये वाला स्टेप लें बच्चे, अगर हम मैं ये चाह रही हूँ, ये बच्चे ये चाह रहे हैं, अगर अब हम ये चीज़ करें तो। वरना वुमन माएँ जो होती है ना, वो बाप से डराती रहती हैं औलाद को। हाँ, वो इसीलिए अच्छा ना वो, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई इस तरह का काम ये चल भी रहा है ना, तो ये कामयाब ना हो। हाँ, ये मुझे मना करते हैं कभी मेरे से बड़ा डराओ ना भाई। नहीं, वैसे भी इनको पता चल जाए कि मैं किसी को डांट रही हूँ और मेरा जरा थोड़ा लहजा, मेरी जो पिच है जरा ऊंची हो गई है, और इनके कान में वो तो इनके आने से पहले मुका चुकी होती है। ठीक है। उनको सीधा कर चुकी हूँ। और अगर कहीं कोई ऐसा इनके बाद आने के और मुझे थोड़ा सा भूल जाए कि ये दफ्तर से आ चुके हुए हैं और मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, तो मैं जो ही कमरे में आऊँ या मुझे साइड पे इशारा, मुझे रोक देते हैं कि मेरे बच्चों के साथ ये बात। चलिए, अच्छी बात है कि घर में एक बैलेंस जो है, ताकि बच्चे दोनों तरफ से प्रेशर में पड़ जाए ना, जब तो फिर वो बच्चे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। मेरी बहुत अगर अच्छी इसकी दोस्त तबीयत है, ऐसी ना होती, यानी ये उनको रिलैक्स रखती होती, तो फिर मुझे करना पड़ना था। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये उनको बहुत अच्छी दोस्त है रना और आमिर भाई हैं, तो अब जो कि मैं उनसे भी थोड़ा मशवरा करती रहती हूँ कि भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वंडरफुल टू हैव यू सर। हमेशा की तरह आप लोगों के साथ बातें ख़त्म नहीं होती, वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और जाते जाते चूँकि एक शायर हैं, सो मैं मैं नहीं चाहती कि मामला ये पहलू जो है नज़रअंदाज हो, तो एक आपसे एक ताज़ा कलाम की कुछ फरमाइश करते हुए हम इजाज़त की तरफ चलेंगे। वो एक शेर जिसका मैंने भी सुनाया था, वही मैं गज़ल सुना देता हूँ कि जब कभी दिल के मज़ाफ़ात में आ जाता हूँ, जब कभी दिल के मज़ाफ़ात में आ जाता हूँ, मैं खराबे से खराबात में आ जाता हूँ। अच्छा, वाह। तू ना देखे तो अजब हब्स में दम घुटता है, तू ना देखे तो अजब हब्स में दम घुटता है, तेरे देखे से मैं बरसात में आ जाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। जागती आँख का एक ख्वाब सा है बीच कहीं, जागती आँख का एक ख्वाब सा है बीच कहीं, रात कटती है तो फिर रात में आ जाता हूँ। वाह। जागती आँख का एक ख्वाब सा है बीच कहीं, रात कटती है तो फिर रात में आ जाता हूँ। अपनी मनवाएगा तुझ लब से अदा हो के जहान, अपनी मनवाएगा तुझ लब से अदा हो के जहान, जानता है कि तेरी बात में आ जाता हूँ। वाह। जानता है कि तेरी बात में आ जाता हूँ, मैं जो आपे से हुआ फिरता हूँ बाहर जाजिब, उससे मिलता हूँ तो औकात में आ जाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वक्त निकालने का, तशरीफ़ लाने का, आपका बहुत शुक्रिया। और जी शुक्रिया। इजाज़त लेंगे आपसे भी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।